एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि मैंने क्वेश्चन 1 और 3 यहाँ पर कवर नहीं करवाई क्योंकि बहुत ईजी है, जिसके अंदर आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछे और प्राइम फैक्टराइजेशन पूछिए। और कुछ मैंने पार्ट्स भी लीव कर दिए कि आप इन पार्ट्स को समझने के बाद खुद ट्राई करोगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो उधर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमारे पास दो नंबर गिवन हो गई, खाली दो नंबर के लिए होता है, तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? उनके दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ पर हमें बस यही वेरीफाई करके दिखाना है। हमारे पास नंबर है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि मतलब हम दोनों के नंबर्स के जो जो नंबर फैक्टर आएगी उन सबको मल्टीप्लाई करके क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं, जो भी नंबर आएगा। 510 एंड 92 दोनों इवन डिजिट है, लास्ट में तो 2 से जा रहा है, तो 2 2 जा 4, उधर 1 कैरी हो गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10, अगेन अगेन 0 आ गया तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 12 उधर चला गया, 2 6 जा 12। अब देखो ये वाला तो 5 से जाएगा लास्ट में, बट ये अभी 2 से जा रहा है, तो पहले 2 से ही कर लेते हैं और इसको एज इट इज आप लिख लो नीचे, ठीक है? तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब ये 23 से जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, और ये 5 की टेबल पे जा रहा है, तो पहले 5 से ले जाते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और 23 को एज इट इज लिख लो। अब 51 कौन सा प्राइम नंबर जाता है? 3 से जा रहा है, 5 + 1 6, 3 की टेबल पे 6 आते तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 2 बच गया उधर 21, 3 7 जा 21, 17 और 23 अभी दोनों क्या आ गए? खुद ही प्राइम नंबर आ गए। तो 17 को पहले 17 से कर लो और 23 एज इट इज लिख लो। अब 23 किससे जा रहा है? हमारा 23 से जा रहा है, तो 1 और 1 ये आ गए हमारे सारे फैक्टर जो इसको डिवाइड कर रहे हैं दोनों नंबर को, ठीक है? अब एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है इन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो सारे फैक्टर्स को। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 5 जा 10, पहले 10 को इधर ऐसे लिख लो, ठीक है? 2 3 जा 6 इंटू 6, और 17 इंटू 23 को हम साइड में कर लेते हैं पहले। 17 इंटू 23 करके देखो कितना आएगा? 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, करो 1 9 और 3, 391 आ गया। 391 में 6 मल्टीप्लाई करके देखो। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 के अंदर 5 ऐड करोगे 23, 23 आ गया। अब 23 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय 10, तब भी कोई 10 100 से मल्टीप्लाई करते तो जीरो ऐड कर देते जितनी होती, तो यहाँ पर जीरो एक और ऐड हो गई, तो इसका एलसीएम टोटल निकल के कितना है? 2 3 4 6 0, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब चेक करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, की मतलब दोनों नंबर में क्या कॉमन निकल रहा है फैक्टर, और कितनी उसकी कम पावर कॉमन निकल रही है, ठीक है? तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं एचसीएफ। ये था एलसीएम। अब निकालो एचसीएफ। एचसीएफ निकालो दोनों का अलग अलग। पहले निकाल लेते हैं 510 का। 510 2 से डिवाइड हो रहा है, जो यहाँ पे करा तो 255, 255 किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है। कितना आया था डिवाइड करके? 51, 51 3 से हो रहा था, तो 3 से डिवाइड करके कितना आया था? 17, और 17 17 से जा रहा था, तो ये आ गया इट्स 510 का। अब निकालते हैं 92 का। 92 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अगेन देखो 2 से हो रहा था, 2 से करने के बाद कितना आ रहा था? 46, 46 अगेन 2 से जा रहा था, कितना आ रहा था? 23, और 23 से कुछ जा रहा था। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। बाकी कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। अब उन्होंने बोला है कि हमें वेरीफाई करना है इन दोनों का प्रोडक्ट इन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, मतलब मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मेरा एलसीएम कितना था? 2 3 4 6 0 इंटू 2, विच इज इक्वल टू, दो नंबर कितने थे? 510 एंड 92। ये क्या आने चाहिए? दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है? ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब आप देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को। अगर इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 4 6 9 2 0।
अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मैं 510 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करूँ तो 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 90, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, कितना आ गया 0, ये 2 आ गया, 0 के अंदर 9 ऐड करोगे 9 आएगा, 1 और 5 के ऐड करोगे 6, तो 4 6 9 2 0। मतलब मेरे ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहे, तो मतलब हैंस वेरीफाइड। तो यही हमारा फॉर्मूला कहता है, आपको इसको वेरीफाई करके बताना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आप क्या करोगे, दोनों नंबर का एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे और उनके प्रोडक्ट को उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल वेरीफाई करके दिखा दोगे ऐसे, ठीक है। अब आपको जो रिमेनिंग पार्ट रह गए वो आप खुद ट्राई करोगे, और जो नहीं समझ आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि हमें अब एचसीएफ गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ इतना 306 एंड 6579, मतलब इन दो नंबर का एचसीएफ कितना गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। हमें निकालना है एलसीएम, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अभी हम पीछे फॉर्मूला वेरीफाई करके आए, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारे पास दो नंबर गिवन हो तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ 306 इंटू 657, इसके इक्वल आएगा। एचसीएफ मुझे गिवन है, तो मैं लिख सकती हूँ एलसीएम इंटू 9 इक्वल टू में 306 इंटू 657। आपको ट्रांसफर करनी आती है डिजिट, कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में तो वहां जाके डिवाइड हो जाता है, फिर नंबर काट सकते हो। मैं क्या होगी, इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई मत करना है, क्योंकि आप अपनी क्या करोगे, कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स करोगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले 9 को यहाँ ले जाके डिवाइड करके जो नंबर कट रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो डिवाइड करके कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एलसीएम कितना आएगा हमारा इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो 306 इंटू 657 अपॉन में 9। देखो 9 306 से कट रहे हैं, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 102 आ गया। अगेन 3 से कट रहे, 1 + 2 3 आ गया, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 12 बच गया, 3 4 जा 12। तो मेरे पास एलसीएम कितना आया, 34 इंटू 657। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा, करके देख लेते हैं। 657 इंटू 34 करो, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 20 के अंदर 2 ऐड करोगे 22, 2 कैरी हो गया, 6 4 जा 24, 25 26। अब करो 3 से, 3 7 जा 21, 2 अगेन, 3 5 जा 15, 15 के अंदर 2 ऐड करो 16 17, 1 आ गया, 3 6 जा 18 19। तो क्या बन गया ये 8, 2 + 1 3, 6 + 7 कितना आएगा 13, 9 + 10 और 2 12, और ये कितना आ गया 1, तो 2 2 3 3 8। तो मेरा एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 2 3 3 8 इज द आंसर। ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए उस वीडियो पे, ठीक है। और अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव n होते हैं। तो यहाँ पर उसने बोला है कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n, क्या हम 6 की पावर n कुछ भी रखोगे क्या कभी डिजिट 0 आएगी उसकी एंड में। चलो करके देख लेते, पहले n को 1 रख लेते, अगर n को 1 रखोगे कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 को पावर 2 रखोगे तो कितना आएगा, ये इक्वल टू में 36 आएगा। 6 की पावर 3 रखोगे तो अगेन कितना आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 36 इंटू 6 ही कुछ आएगा। 6 6 36, मतलब एंड किससे होएगा, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट हमेशा 6 से ही एंड होएगी, 0 कभी ही नहीं आएगा। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं 6 की पावर n कांट बी एंड विद 0। और क्या रीजन देख सकते हैं, बिकॉज इसके जो फैक्टर हो गए वो कभी 2 और 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 कब आता है, जब हमारा फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या बनता है 10, कि मतलब जब हमारा कोई 10 फैक्टर होगा उसके अंदर जब भी उसकी डिजिट 0 एंड हो सकती है। तो यहाँ पे इसलिए 6 की पावर n कांट बी एंड विद 0 बिकॉज देर इज नो फैक्टर
2 एंड 5। ठीक है, तो 2 और 5 फैक्टर है ही नहीं इसके अंदर जब भी आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपको 4 की पावर n करके दे सकता है, 3 की पावर n करके दे सकता है, 5 की पावर n देगा, उसमें भी आपका n जीरो नहीं होगा, क्योंकि 5 की हमेशा यूनिट डिजिट n में किससे होती है, 5 से ही होती है। 5 की पावर 1 तो 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 रखोगे जब भी n 5 से होगा। ठीक है, अगर वो पूछता है 10 की पावर n, तो 10 की पावर 1 कितना आएगा, 10 आएगा, 10 की पावर 2 कितना आएगा, 100 आएगा, मतलब जीरो से एंड हो रहा है। तो उसमें आप बोल सकते हो कि यस, 10 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट जीरो। ठीक है, तो इन नंबर में आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बताए थे, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 1 तो होते ही है, इटसेल्फ भी होता है और उसके अलावा और भी फैक्टर आते हैं। और प्राइम नंबर क्या बताया था, जो 1 से जाते हैं और खुद इटसेल्फ से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनको प्रूव करने की, दोनों हमारी क्या कंपोजिट नंबर है। क्यों है उसका रीजन बताना है। पहले चलो इस नंबर को लेते हैं। आप पहले बोलोगे कि मैम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर प्लस कर देते हो, फिर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। बट इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, देखो, आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, सारी मल्टीप्लीकेशन में, फिर प्लस के बाद ही 13 अलग से है। क्या मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल सकती हूँ 13? अगर मैं इनमें से 13 कॉमन निकालती हूँ तो क्या बन गया ये मेरा 7 × 11 × 1, क्योंकि 13 कॉमन निकाल लिया, +1 आ गया। ठीक है, ये बन गया मेरा। तो 13 × 7 × 11 कितना आएगा, 77 +1। तो 13 इंटू कितना बन गया ये 78। 13 तो मेरा प्राइम नंबर है, मुझे पता है। क्या 78 मेरा प्राइम नंबर है? नहीं ना, कंपोजिट नंबर है। तो मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, मेरा कंपोजिट है। इसके मोर देन क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जब मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो मोर देन 2 फैक्टर ही आएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज माय, तो दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही इसको चेक करते। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है, पूरे एक ब्रैकेट में +5, तो 5 कॉमन निकल रहा है। 5 कॉमन निकाल के क्या लिख सकती हूँ मैं, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +1। ठीक है, 5 कॉमन निकल गया तो 1 आ गया। अब 5 इंटू, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24 और 7 × 6 = 42। 42 × 24 +1। 42 × 24 करो, 2 × 4 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। कितना आ गया, 8, 10, 9, 10। तो 1108 में +1 करोगे तो कितना आएगा, 5 × 1009। मतलब ये भी मेरा एक प्राइम नंबर हो गया, ये खुद एक फैक्टर हो जाएगा और इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इसका 1 भी फैक्टर होगा, इसके मोर देन 2 भी फैक्टर, मोर देन ये खुद भी इटसेल्फ हो गया, मतलब तीनों क्या हो गए, 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, क्योंकि 5 भी खुद आ गया, 109 भी खुद आ जाएगा और इसका 1 भी खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर। तो इस वजह से ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो that is why this is composite, this is composite नंबर। बस आपको इतना ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरह के नंबर आ जाए तो आपको ये चेक करने की उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो रहे तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, चाहे उसके अंदर प्राइम नंबर भी क्यों ना इंक्लूड हो। अगर प्राइम नंबर भी एक फैक्टर तो हो गई ना उसका, तो इसके टोटल 3 फैक्टर हो गए ना, मोर देन 2 ही हो रहे, तो मतलब वो हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ये पेपर में बहुत क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बोला है, एक चीज और बता देती हूँ, जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए वर्ड प्रॉब्लम वाले, एलसीएम और एचसीएफ को लेके, तो आप हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो कि हमें इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उससे बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो आप उसमें क्या यूज करोगे, एलसीएम यूज करोगे। अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उससे छोटी वैल्यू निकालनी है, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, एचसीएफ यूज करोगे। ठीक है, यही हमारा इसका तरीका होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम यूज होगा,
और अगर लगता है कि छोटी वैल्यू निकालनी है तो HCF यूज होगा और वो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है। मैथ्स का एक रूल होता है कि आपको क्वेश्चन को बहुत थॉरली रीड करना होता है, उसको समझना होता है, कॉम्प्रीहेंड करना होता है, देन आप उसको मैथमेटिकल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। रट्टा मारना इट्स नॉट अ गेम। मैथ्स में आप रट्टा मार के नहीं कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। आपको पहले समझना पड़ेगा, उसको कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, देन आप उसको मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब कोई हमारा ऐसे सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और उसने बोला कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। वो कितना टाइम लेती है उस चक्कर, मतलब उस राउंड को पूरा करने के लिए सोनिया लेती है 18 मिनट्स। मतलब अगर सपोज करो सोनिया का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उस कंप्लीट राउंड को लेने में कितने लेती है, वो 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। उसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स लेता है। सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये रवि का चक्कर है। रवि कितना लेता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये रवि है और ये कितने लेते हैं, 12 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया एंड सेम डायरेक्शन में वो गए, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उनसे पूछा है कि अगर दोनों ने सेम पॉइंट से ही सेम टाइम पे वो डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चक्कर स्टार्ट करा है तो कितने मिनट्स के बाद एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इससे कम टाइम में तो वो नहीं मिल सकते, क्योंकि 18 मिनट्स तो सोनिया को लग रहा है कंप्लीट करने में, रवि को 12 मिनट, तो मतलब कुछ इस टाइम के लेट के बाद ही मिलेगी दोनों। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है। बोर्ड के एग्जाम में खाली आपको फाइनल आंसर के मार्क्स नहीं मिलते, आपको स्टेटमेंट की भी आंसर मार्क्स मिलते हैं। स्टेटमेंट लिखना इज मैंडेटरी, आप इस स्टेप फॉलो करोगे तो जब भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या लिखेगे, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो कितने लिया था उसने, 18 मिनट्स, ठीक है। टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ, कितने लिया था उन्होंने, 12 मिनट्स। अब हमसे पूछा है at the टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन एट द स्ट्रेट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने देर बाद, कितने मिनट्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, तो इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। तो एलसीएम निकालो 12 और 18 का। 2 से जा रहे हैं दोनों, 2 की टेबल से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये 3 से जा रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अगेन 3 से जा रहे हैं, 2 को एज इट इज लिख लो और ये 1 आ गई। ये 2 से जा रहे हैं तो 1 और 1, तो एल्सियम देखो यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 9 जा 36 मिनट्स के बाद। तो दोनों कितने टाइम पर मिलेगी, 36 मिनट्स का। तो सो थर्स, फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे, थर्स आफ्टर 36 मिनट्स, after 36 minutes they will meet they will meet they will meet again at starting point। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका होता है विद प्रॉपर स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये थे एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 के। अब जो मैंने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि जिसमें आपसे पूछा है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है एलसीएम एंड एचसीएफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेरीफाई करना था उनकी जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, अब आप ये खुद ट्राई करोगे और आपको जो नहीं समझ आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं फिर उससे रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड मिल जाएगी। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी एजुकेशनल कंटेंट के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।